जय हिंद स्टूडेंट्स। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के दूसरे टॉपिक्स को आज हम डिस्कस करेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था डिसोल्यूशन के थियोरेटिकल इम्पैक्ट को हमने डिस्कस किया था। आज उसके अकाउंटिंग कंसेप्ट्स को हम डिस्कस करेंगे। मैं एक बार रिवीजन के रूप में फिर से आपको बता दे रहा हूँ। डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप दोनों में डिफरेंस है। हम जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं आज उसका नाम है डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। It means the firm should be dissolved. After this, the firm is not into existent into the market, into the business organization as a business organization. यहाँ पे हमें देखना होगा कि जब फर्म को ख़त्म कर देते हैं, बंद कर देते हैं, हमने कल थ्योरेटिकल में देखा था कि बाय पार्टनर्स विल हो सकता है, बाकी पार्टनर्स के अपने म्यूचुअल कंसेंट्स के साथ हो सकता है, बाय नोटिस हो सकता है, कंपल्सरी डिसोल्यूशंस हो सकते हैं। तो ये सब टॉपिक्स को हमने कल देखा था। आज हम ये देखेंगे कि हम जब डिसोल्यूशन को हमने डिसाइड कर लिया कि अब डिसोल्यूशन करना ही है, फर्म को बंद कर देना है, तो बीइंग एन अकाउंट्स स्टूडेंट हम क्या करेंगे, हमारे लिए क्या काम आता है। उसके लिए पहले कुछ थोड़ा सा थियोरेटिकल पार्ट्स हम देख लेते हैं, उसके बाद हम उसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स की तरफ आएंगे। सबसे पहले दो तीन चीज़ें याद रखो। जब फर्म को डिज़ोल्व करने की बात हो जाती है कि फर्म को अब डिज़ोल्व कर दिया जाएगा, तो उस टाइम पे फर्म को या तो कुछ लॉस होगा या फर्म को कोई प्रॉफिट होगा। जनरली प्रॉफिट के केस में कोई भी फर्म को डिसॉल्व करने के रूप में नहीं जाता है, कोई नया एग्जिस्ट कर जाएगा पार्टनर या नया पार्टनर इंटर हो जाएगा। लेकिन अगर फर्म को कोई लॉस होता है तो हम क्या देख रहे हैं, पहला टॉपिक हमें देखना होगा ट्रीटमेंट ऑफ लॉस इंक्लूडिंग डिफिशियंसी इन कैपिटल अकाउंट शेड टू बी पेड। मतलब कि अगर फर्म में लॉस हुआ या कैपिटल अकाउंट कम हो गया तो पैसे को हम एडजस्ट कैसे, इस सीक्वेंस को थोड़ा ध्यान से रखोगे। सबसे पहले ध्यान रखें कि हम जो लॉस होगा उसको, अगर फर्म्स के पास्ट के प्रॉफिट और रिजर्व है, हम सबसे पहले उससे उसको ख़त्म करेंगे। मान लो चलो डिसोल्यूशन के ईयर में कोई लॉस है तो उस लॉस को हम सबसे पहले कहाँ से, रिजर्व्स या सरप्लस से ख़त्म करेंगे। और अगर उसके बाद भी कोई लॉस बचा रह जाता है तो हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट आउट ऑफ द कैपिटल ऑफ द पार्टनर, फिर पार्टनर के कैपिटल के थ्रू हम उसको ख़त्म कर देंगे। मतलब एक्स्ट्रा लायबिलिटीज़ को पे करना है, हम रिलायशन अकाउंट देखेंगे, उसको समझने की कोशिश करो पहले कि अगर फर्म को डिसॉल्व करने टाइम पे लॉस है तो वो लॉस ऑटोमेटिकली फर्म को पे ऑफ करना होगा, फर्म को देना होगा। तो अब उस लॉस को सबसे पहले फर्म की प्रॉफिट से, फर्म की प्रॉफिट अगर एडिक्वेट नहीं है, पूरी नहीं पड़ रही है उस लॉस को एकुमुलेट करने के लिए, तो हम सेकेंड ऑप्शन क्या करेंगे, हम आउट ऑफ कैपिटल ऑफ द पार्टनर, पार्टनर के कैपिटल के अमाउंट में जो पैसा होगा उससे हम ट्रांसफ़र कर दिया करेंगे, उससे हम लॉस को ख़त्म कर देंगे। और अगर फर्म की स्थिति ये है, फर्म इज इन दैट पोजिशन दैट नाइदर द प्रॉफिट इज एडिक्वेट नॉर आफ्टर फ्रॉम ऑल द कैपिटल एंड करेंट अकाउंट्स वी कांट पे द amount of losses. For example, XYZ has started a business for rupees 6 lakh rupees accumulately and there is a loss of rupees 10 lakh. Now you also know that in the partnership firm the liabilities are unlimited for the partners. So now first the loss of 9 lakh rupees is supposed to be paid if there is any reserve. If the reserve is not adequate, what we will supposed to take from the liability from the capital balances of the partners. And if after the capital also, if the profit is not adequate, if the amount is not supposed to be paid off, then the partner should be इंडिविजुअली टू द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में फर्म्स में अपने कैपिटल के अलावा पैसा लेकर आएंगे ताकि फर्म के लॉस को पे ऑफ कर दिया जा सके। ये सीक्वेंस याद रखना है। कभी कभी सीक्वेंस से सवाल पूछा जा सकता है कि इफ द फर्म इज हैविंग लॉस, फर्स्टली वी विल पे फ्रॉम विच, तो वी विल पे फ्रॉम द profit of the firm या reserve of the firm, then we are supposed to pay from the capital, then after that the partner will come with the individual capital। जर्नल अकाउंट एंट्री कर सकते हो, फर्म के लॉस को क्रेडिट कर देंगे और रिजर्व को डेबिट करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, और पार्टनर्स कुछ पैसा लेकर आ रहा है तो कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे, नरेशन में लिख देंगे हम अमाउंट और कि पैसे लॉस को कहाँ कहाँ से किस सीक्वेंस में क्रिएट, आपको सीक्वेंस ये याद रखना है, बस ये ध्यान रखिए। अब दूसरा काम क्या करेंगे कि अगर कोई फर्म का एसेट्स है, फर्म में अगर आप जान रहे हो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है तो देयर मस्ट बी एंड हैव सम एसेट्स एंड देयर आर सम लायबिलिटी, तो व्हाट विल सपोज टू डू फॉर द एसेट्स। अब फर्म को हम बंद करें, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टेकिंग इन टू द ऑर्गेनाइजेशन
अगर मान लो कोई स्कूल पार्टनरशिप में चला है, उसके बेंचेस होंगे, डेस्क होंगे, स्मार्ट बोर्ड होगा, कैमराज होंगे, मॉनिटर्स होंगे, बहुत सी चीज़ें होती हैं फर्नीचर के रूप में एक बिजनेस में। तो अब क्योंकि फर्म बंद हो रहा है, तो व्हाट द असेट शुड बी डन, व्हाट विल वी डू, वी विल डू फॉर द असेट्स। सो असेट्स के लिए अब आप यहाँ पे जनरल समझदारी लगाओ। असेट्स क्या होगा, या तो बेच दिया जाएगा, बेच करने के बाद जो लायबिलिटीज होगा उनको पे ऑफ कर जाएगा। बट समटाइम्स इट माइट पॉसिबल ऑल्सो द पार्टनर विल से आई विल टेक द असेट्स। फॉर एग्जांपल, मैं पार्टनरशिप फर्म में था, मुझे लगा ये कैमरा अच्छा है, मैं फर्म को बंद करने से पहले कैमरा मैं ले लेता हूँ, बाकी चीज़ें जिसको लेना है लेंगे या बेच देंगे। तो आइदर फर्म्स प्रॉफिट ले सकता है कोई पार्टनर। तो जनरल सिनेरियो में जो चीज़ें हो सकती हैं, अकाउंट्स बेसिकली एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो जो चीज़ें हम प्रैक्टिकल में सोच सकते हैं वो हम करते हैं। देखो यहाँ भी वही लिखा होगा, द असेट्स ऑफ द फर्म इंक्लूडिंग एनी सम कंट्रीब्यूटेड बाय द पार्टनर्स इन पे क्या कहता है, बी अप्लाइड इन द फॉलोइंग मैनर इन एन ऑर्डर। यहाँ पे ये मैनर्स एंड ऑर्डर्स बार बार कर रहा हूँ, ये ऑर्डर्स आपको याद रखने होंगे, ये ऑर्डर्स आपको ध्यान से रखना होगा। अगर ये ऑर्डर्स नहीं याद रखोगे तो आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में भी गलत करोगे और थियोरेटिकल क्वेश्चंस में भी गलत करोगे। ऑर्डर किसमें क्या है, एप्लीकेशन ऑफ असेट्स इन पेइंग द डेब्ट्स ऑफ द फर्म टू द थर्ड पार्टीज। फर्म के असेट्स, असेट्स ऑल्सो इंक्लूड्स कैश ऑल्सो। तो फर्म के एसेट्स का पहला इस्तेमाल क्या होगा, हम फर्म की लायबिलिटी को पे करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। इन पेइंग, तो पहला ये थर्ड पार्टी को पे करेंगे। इन पेइंग ईच पार्टनर्स प्रोपोर्शनली व्हेन इट्स ड्यू टू हिम फ्रॉम द फर्म एडवांसेस डिस्टिंग्विश फ्रॉम कैपिटल। क्या मतलब हुआ, ये वर्ड्स तुम्हारे एनसीईआरटी के ही वर्ड्स हैं, तुमने पढ़ रखे होंगे ये वर्ड्स को, कोई मैंने यूनिक वर्ड्स नहीं इस्तेमाल किए हैं। तो ये क्या कहता है कि सबसे पहला आपको क्या करना होगा, थर्ड पार्टी को पे करना होगा। उसके बाद क्या करना होगा आपको, फर्म के पास अगर पैसा बच जा रहा है तो फर्म के पार्टनर्स का लोन दिया जाएगा। यहाँ पे याद रखिएगा, वी आर डिस्कसिंग अबाउट पार्टनर्स लोन, नॉट पार्टनर्स कैपिटल। सो पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स लोन दोनों अलग अलग चीज़ें। एक बात यहाँ पे और ध्यान रखिएगा, अगर मान लो कभी क्वेश्चन में पार्टनर्स लोन और पार्टनर्स स्पाउस लोन दिया हुआ हो और पार्टनर्स वाइफ्स लोन दिया हुआ हो, तो इस तरह के लोन की बात हम यहाँ नहीं करें, यहाँ पे हम पार्टनर्स लोन की बात करें। स्पाउस लोन का ट्रीटमेंट अलग है, वो इसमें ट्रीट किया जाएगा थर्ड पार्टी में। पार्टनर्स लोन ट्रीट किया जाएगा यहाँ पे। इन दोनों के बाद थर्ड, इन पेइंग टू ईच पार्टनर प्रोपोर्शनेटली विच इज ड्यू टू हिम ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल। उसके बाद भी कुछ असेट्स बच गया हम, तो हम क्या करेंगे, हम पार्टनर्स को पे कर देंगे उनके कैपिटल के रेशियो में। और फिर अगर कुछ बच जाता है तो हम क्या करेंगे, हम उनको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दे देते हैं। अब यहाँ पे दो चीज़ें समझना होगा। एसेट्स को यूज करने का पहला तरीका क्या है, थर्ड पार्टी पेमेंट किया, पार्टनर्स लोन पेमेंट किया, फिर पार्टनर्स का कैपिटल पेमेंट कर दिया। मान के चलो पार्टनर्स के कैपिटल पेमेंट करने के बाद भी फर्म के पास एडिक्वेट अमाउंट में पैसा या कुछ पैसे बच गए, तो अब जो अमाउंट रिमेनिंग होगा उस अमाउंट को हम ट्रांसफर करेंगे किसमें, उस अमाउंट को ट्रांसफर करेंगे हम पार्टनर्स को ही देंगे हम, क्योंकि अल्टीमेटली ओनर वही थे। देन दैट शुड बी इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये याद रखिए, ये कैपिटल में है, ये लोन है, ये थर्ड पार्टी है, लेकिन अगर इन सब के बाद पैसा बच जाएगा तो वो किस रेशियो में जाएगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। डीड नहीं होगा तो फिर इक्वल रेशियो में जाएगा। ये थ्योरी के कुछ चीज़ें याद रखिएगा। अब एक लास्ट का थ्योरी का पॉइंट है, यहाँ से हम प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ेंगे। लास्ट का थ्योरी का एक पॉइंट और है, कभी कभी एक कन्फ्यूज़न हो जाता है स्टूडेंट्स के दिमाग में और कभी कभी टीचरों के दिमाग में भी, कि फर्म्स में प्राइवेट डेब्ट्स है और पर्सनल डेट है। मान के चलो फॉर एग्जाम्पल, इसको मैं एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ, टॉपिक ध्यान रखो, प्राइवेट डेट्स एंड फर्म्स डेब्ट्स जो है। अब इस चीज़ को थोड़ी सी कोशिश करो समझने के लिए। ये पार्टनरशिप एक्ट का सेक्शन 49 डिफाइन करता है कि पार्टनरशिप एक्ट का सेक्शन 49 आपके पास जो कह रहा है वो बड़ा यूनिक सा कंसेप्ट है समझने के लिए आप बच्चों को, कि ये चीज़ों को समझना इम्पॉर्टेंट हो जाता है कभी कभी, कि आखिर पार्टनरशिप में कोई फर्म काम कर रहा है और उस फर्म को बंद करने के बाद अब उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड फर्म के केस में भी है और उसकी लायबिलिटी जो है वो किस केस में भी है, उसकी पर्सनल लायबिलिटीज़ भी कुछ हो सकती है। तो जब उसकी पर्सनल लायबिलिटी भी है और उसकी लायबिलिटी भी है, तो अब इस चीज़ को समझने के लिए हम डायरेक्टली आते हैं दूसरे बोर्ड पे। तो अब समझो, अगर मान के चलो ABC पार्टनर्स थे, ठीक, उनकी लायबिलिटी 3-3 लाख रुपए फर्म के साथ है। फर्म
को पे करना है, मान लो एग्जांपल लॉस के लिए बच गया और सारे का एसेट्स बेच दिए, सारे प्रॉफिट्स एंड लॉस ट्रांसफ़र कर दिए, उसके बाद भी पैसा नहीं बच रहा है, तो अब 3-3 लाख रुपए उनको देना है, मान के चलो फर्म को पे करना, मतलब फर्म को 9 लाख रुपए का एक्स्ट्रा लॉस है जो फर्म को पे करना होगा। अब ये पैसा वो अपने प्राइवेट डेट से दें, प्राइवेट उनको, अब उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है तो उनको ये पैसा कहाँ से देना होगा, अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी को सेल ऑफ करके प्राइवेट से देना होगा। अब उनके पास अपना प्राइवेट भी डेट है, मान के चलो ये तो हुआ फर्म का डेट, उनका प्राइवेट डेट्स था 2-2 लाख रुपया फॉर एग्जाम्पल, ही हम ये लेकर चले 2-2 लाख उनका प्राइवेट डेट्स भी है। प्रॉपर्टी, अब यहाँ पे थोड़ा सा समझना, सेक्शन 49 पार्टनरशिप एक्ट का कहता क्या है कि अगर उनका प्राइवेट डेट्स भी है और उनका फर्म का डेट भी है तो फर्म के एसेट्स तो खत्म हो चुके, अब एसेट्स कौन से बचे हैं, एसेट्स बचे हैं कौन से, एसेट्स बचे हैं उनके प्राइवेट एसेट्स बचे हैं। तो यहाँ पे पढ़ लो, वेयर बोथ द डेट्स ऑफ द फर्म एंड प्राइवेट डेट्स ऑफ द पार्टनर को एग्जिस्ट, द रूल्स जो है आपके पास सेक्शन 49 का अप्लाई किया जाता है। और सेक्शन 49 ये कहता है कि इफ द प्राइवेट डेट्स ऑफ द पार्टनर इज ऑल्सो देयर एंड इफ द फर्म्स डेट इज ऑल्सो देयर फ्रॉम द पार्टनर्स पर्सनल प्रॉपर्टी या प्राइवेट प्रॉपर्टी, फर्स्ट द प्राइवेट डेट शुड बी क्लियर्ड ऑफ। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर दोनों क्वेश्चंस में दिया हुआ होगा कि फर्म को इतना पे करना, मान के चलो इस क्वेश्चन में पार्टनरशिप पार्टनर ए के पास अगर सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट प्रॉपर्टी 4 लाख रुपया की होगी तो वो 2 लाख रुपया इसको पे करेगा और फर्म का 2 ही पे करेगा। फॉर एग्जांपल इसके पास 2 होगा तो वो पहले अपने प्राइवेट डेट्स को पे करेगा। ये हमेशा ध्यान रखिएगा क्योंकि कन्फ्यूज़न ये होता है लोगों के दिमाग में कि फर्म की लायबिलिटी अनलिमिटेड है और अगर वो फर्म की लायबिलिटी को पे करने के लिए अपने पर्सनल प्रॉपर्टी से देगा तो कौन से एक्सटेंड में देगा। अब इसका क्या मतलब हुआ कि अगर वो अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी को पूरा भी बेच दे रहा है तो इन दोनों डेट्स को अगर नहीं पूरा कर पा रहा, इट मीन्स क्या, इट मीन्स वो इंसॉल्वेंट हो गया और इंसॉल्वेंसी के केस में लायबिलिटी खत्म हो जाती है, फाइनेंशियल लायबिलिटी। तो अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा सेक्शन 49 में कि अगर किसी पार्टनर का प्राइवेट डेट भी है और फर्म्स का डेट भी है तो उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी से जब हम उसके डेट्स को पूरा कर बेचने प्रोवाइड करने की या पे ऑफ करने की कोशिश करेंगे तो हम सबसे पहले उसके पर्सनल डेट्स को पे ऑफ करेंगे और उसके बाद कोई पैसा अगर है तो हम फिर फर्म्स के डेट को पे करेंगे। ये हमेशा, और अगर सेम केस में है, सेम केस में मान के चलो उसके पास फर्म में ही पैसा ज़्यादा बचा है तो पहले फर्म की प्रॉपर्टी से पहले फर्म का डेट पे करेंगे। फॉर एग्जांपल फर्म के पास पैसा है, मान लो इसकी कैपिटल 6 लाख रुपया फर्म में है तो वो फर्म के कैपिटल से ये नहीं पे कर सकेगा, पहले वो पहले ये पे करेगा और फिर उसके बाद बचेगा पैसा तो अपनी प्राइवेट डेट्स को पे करेगा। इन शॉर्ट, इन नटसेल ये समझो, इन सेक्शन 49 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट ये कहता है कि प्राइवेट डेट और पर्सनल डेट्स अगर दोनों है, प्राइवेट डेट्स है और फर्म्स का डेट है, दोनों अगर है एक पार्टनर के लिए तो अगर फर्म की प्रॉपर्टी से पहले वो फर्म का डेट पे करेगा और फिर जो पैसा बचेगा उससे वो पर्सनल डेट पे करेगा, और अगर वो पर्सनल प्रॉपर्टी से है तो पर्सनल प्रॉपर्टी से पहले पर्सनल डेट पे करेगा और फिर जब अमाउंट बचेगा तो उसको हम किससे पे करेंगे, उसको हम पे कर देंगे फर्म का डेट। ये थोड़ा सा याद रखना होगा। इसके बाद आप जो समझने की कोशिश करो, इसके बाद आपके पास है, अब इसके बाद हम थोड़ा सा अकाउंटिंग की तरफ आने की कोशिश करेंगे, हम अकाउंटिंग की तरफ ध्यान देंगे इसके बाद। अब इस चीज़ में थोड़ा सा समझो कि क्वेश्चन कहता क्या है, या फिर कभी भी अकाउंट जब हम बनाने की करेंगे तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में ये 4 चीज़ें या 5-6 चीज़ें को ध्यान रखना होगा। सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा कि जब आप रिजोल्यूशन कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको एक अकाउंट खोलना होगा जिसका नाम है रियलाइजेशन अकाउंट। मैं अभी थ्योरी के बाद में प्रैक्टिकल्स की तरफ आऊँगा कि कैसे रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एक रियलाइजेशन अकाउंट बनाना होगा। उस रियलाइजेशन अकाउंट में एसेट्स का ट्रीटमेंट, लायबिलिटी का ट्रीटमेंट, रियलाइजेशन अकाउंट बंद हो जाएगा। मतलब आप समझ लो यहाँ 3 पार्ट तक ये क्या है, ये रियलाइजेशन अकाउंट है। तो उसके बाद पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, उसके बाद कैश एंड बैंक अकाउंट ये बनाएंगे। तो अब समझने की कोशिश करो। अब मैं थोड़ा सा इस चीज़ को एक बार देख लो, उसके बाद मैं अब आपको इन चीज़ों को प्रैक्टिकल साइड की तरफ लेके चलता हूँ। अब आते हैं हम रियलाइजेशन अकाउंट के काम की तरफ, आप समझ के चलो। देखिए यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं फर्म के बारे में तो फर्म के रियलाइजेशन के बारे में समझो। हम बनाना क्या है,
रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट क्या है? एज ए लेजर की तरह ही है, जैसा लेजर बनता है वैसा ही रियलाइजेशन अकाउंट भी बनता है आपके पास। तो एक सिंपल सा फॉर्मेट है आपके लिए, आप जाना है लेजर का फॉर्मेट। अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करो कि अगर किसी फर्म में हम बात कर रहे हैं तो फर्म का क्या था, फर्म के पास थोड़ा सा हम ध्यान रखो, यहाँ पे फर्म्स का ये बैलेंस शीट होगा आपके पास दिया हुआ, या प्रैक्टिकल लाइफ में भी ये बैलेंस शीट है। इधर लायबिलिटी है, इधर एसेट्स है, इधर आपके पास कैश है, बिल्डिंग है, मान के चलो फर्नीचर है, ये 2 लाख रुपया है, ये बिल्डिंग 3 लाख रुपए का, ये 2 लाख रुपए, तो कितना हुआ 3257 लाख रुपीज़ का है। इधर मान के चलो कैपिटल है ए और बी और सी का 111, तो 3 लाख रुपीज़ का कैपिटल हो गया। क्रेडिटर था 2 लाख रुपीज़ का, मान के चलो लोन था 1 लाख रुपीज़ का, और प्रॉफिट था मान के चलो पिछले साल का, या रिजर्व था 32586 1 लाख रुपीज़ का। बैलेंस शीट बराबर हो गया। अब ये समझने की कोशिश करो, एक फर्म की बैलेंस शीट जब बराबर हो रही है, पहले से थी, अब ये बैलेंस शीट हमें ख़त्म करना है, हमें फर्म को बंद कर देना है, तो ये कैपिटल किसका है? ये कैपिटल तो उन लोगों का जिन्होंने बिजनेस चलाया है। तो आपको ध्यान रखना होगा, हम इस कैपिटल अकाउंट को बचा कर रखेंगे, सॉरी कैपिटल अकाउंट जो है इसको हम बचा कर रखेंगे, हम कैपिटल अकाउंट को ख़त्म नहीं करते हैं। और कैपिटल अकाउंट रहेगा ये आपके पास, उसके बाद ये कैश रहेगा आपके पास। और अगर कोई पार्टनर्स लोन था, फॉर एग्जांपल ये रिजर्व को हटाकर 50,000 का रिजर्व रखते हैं और 50,000 का पार्टनर्स लोन रखते हैं, तो अब ये पार्टनर्स लोन बचेगा। इसके अलावा जितने भी एसेट्स हैं और जितनी भी लायबिलिटी अदर देन रिजर्व, ये सब का सब आपको क्या कर दिया जाएगा, वो ख़त्म कर देना है आपको, क्योंकि अब फर्म में इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब बेसिक समझो रियलाइजेशन अकाउंट को, इसके लिए हम एक नया लेजर बनाएंगे, ठीक, जिसलिए इसको ख़त्म करने के लिए क्या कहते हैं, एक लेजर बना जिसका नाम है रियलाइजेशन अकाउंट। अब आप समझने की कोशिश करोगे, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ज़्यादा याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है। आपके फर्म के जो एसेट्स थे अदर देन कैश एंड बैंक, या फिर कोई लॉस अगर होगा उसको छोड़कर, तो आपको पता है एसेट्स का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस। तो एसेट्स को ख़त्म कर देना है तो क्या करेंगे, एसेट्स को ख़त्म कर देना है तो क्रेडिट करेंगे। तो क्रेडिट करेंगे जब एसेट्स को, तो डेबिट किसे करेंगे, तो हमने कर दिया 2 एसेट्स, और डेबिट क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। तो इसीलिए कभी पढ़ाया जाएगा ट्रांसफर ऑफ एसेट्स हम एंट्री करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। उतना याद करने की ज़रूरत नहीं है अकाउंटेंसी में। एसेट्स खत्म करना है, क्रेडिट करेंगे, जब एसेट्स को हम क्रेडिट की तरफ प्रोवाइड करते हैं तो ऑटोमेटिकली रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और रियलाइजेशन के लेजर में जितने भी एसेट्स हैं, यहाँ पे बैंक नहीं आता बच्चों, यहाँ पे आ गया बिल्डिंग, यहाँ पे आ गया आपके पास फर्नीचर, ये दोनों थे, ये 3 और 3 हमने ट्रांसफ़र कर दिया। ये हमेशा एक बात और ध्यान रखिएगा, जब ट्रांसफ़र होगा ऐसे बैलेंस शीट से कोई अमाउंट रियलाइजेशन में, तो वो उसी वैल्यू पे होगा जो बुक वैल्यू होगा, मतलब जो बैलेंस शीट में जो वैल्यू प्रोवाइडेड होगा उसी वैल्यू पे हम ट्रांसफ़र करेंगे, किसमें, बैलेंस शीट के से रियलाइजेशन अकाउंट में। अब कोई लायबिलिटी है पार्टनर्स लोन, और इनको छोड़कर एक ही लायबिलिटी थी क्रेडिटर की, तो क्रेडिटर कैसे ट्रांसफ़र होगा, क्रेडिटर का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है लायबिलिटी का, उसको ख़त्म करने के लिए हमें डेबिट करना होगा। तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू, ऑब्वियस सी बात है, रियलाइजेशन अकाउंट। हमेशा याद रखोगे डिसोल्यूशन केस में सिर्फ अब जो जर्नल एंट्री डिसोल्यूशन के काम के बाद स्टार्ट होगी, तो नया कोई लेजर नहीं खोलेंगे हम बैलेंस शीट में, जो लेजर्स हैं उसके अलावा उसमें भी ख़त्म कर देंगे इन लेजर्स को, और सिर्फ कैश, बैंक, पार्टनर्स कैपिटल, इन सब लेजर का इस्तेमाल करेंगे, और हर जगह पे इस्तेमाल करेंगे किसका, रियलाइजेशन अकाउंट का। तो अब हमें इसको ख़त्म करना है, ट्रांसफ़र करना है, तो यहाँ कर देंगे क्रेडिटर। 2 और बाय का इस्तेमाल कर सकते हो आप, क्रेडिटर कितना था 2 लाख का, तो ये 2 लाख ट्रांसफ़र कर दिए। ये पहला फेज होता है रियलाइजेशन अकाउंट का, ट्रांसफ़र ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी अदर देन कैश एंड बैंक, पार्टनर्स लोन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और अनरियलाइज्ड प्रॉफिट और अनरियलाइज्ड लॉस जो होता है। यहाँ पे एक बात और याद रखोगे, लायबिलिटी साइड में कंफ्यूज्ड हो जाते हैं बच्चे पार्टनर्स लोन के बारे में, और पार्टनर्स स्पाउस लोन के बारे में, और पार्टनर्स कैपिटल के बारे में, और पार्टनर्स करेंट अकाउंट के बारे में। आपको याद रखना है ये 2 नहीं ट्रांसफ़र होगा, पार्टनर्स लोन भी आपके पास क्या होगा, ट्रांसफ़र रियलाइजेशन में नहीं होगा,
पार्टनर्स स्पाउस लोन जो है या वाइफ्स लोन जो है वो सेम ट्रीट होगा वैसे ही जैसे ये क्रेडिटर ट्रीट हो रहा है। तो ये या बैंक लोन ट्रीट होती है, हमेशा ध्यान रखिएगा। और कभी कभी एक चीज़ और यहाँ पे याद आ गया, वो याद रखो, अगर कभी कभी तुम्हारे पास बैंक ओवरड्राफ्ट होगा, यहाँ पे बैंक ओडी होगा, तो वो भी रिलायशन में ट्रांसफ़र नहीं होगा। क्यों? ये और ये लॉजिकल बात है, क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो कैश और बैंक में ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र हो जाएगा और कैश और बैंक से ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे बैंक ओवरड्राफ्ट भी नहीं खत्म ट्रांसफ़र होता है। बाकी जितने भी एसेट्स हैं, लायबिलिटी हैं, उनको आप ट्रांसफ़र कर दीजिए। ट्रांसफ़र करने के बाद अभी आपको बैलेंस नहीं करना है। ये फर्स्ट पार्ट है रिलायशन का, ट्रांसफ़र। तो अगर आप ध्यान से देखना चाहो तो हम रिलायशन के फर्स्ट पार्ट को क्या ध्यान देखें, तो ये फिर से समझ लो, लोन ट्रांसफ़र नहीं होगा, स्पाउस लोन ट्रांसफ़र हो जाएगा, कैपिटल और पार्टनर्स करेंट अकाउंट ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो अब यहाँ पे एक चीज़ जो ध्यान रखना है आपको कि अब इन चीज़ों को ट्रांसफ़र कर देने के बाद अब क्या होगा, ये एसेट्स और लायबिलिटी को बेचा जाएगा और पेमेंट किया जाएगा। तो अब ये समझ लो, ये आपके बैलेंस शीट में जो 4-5 आइटम है लायबिलिटी के बचे, 1-2-3 आइटम्स आपके एसेट्स के बचे, वो बाकी सब कहाँ हुआ, रिलायशन में ट्रांसफ़र हो गया। अब जब ट्रांसफ़र कर दिया है हमने एसेट्स और लायबिलिटी को, तो अगला फेज आता है कि हम पे करें। और ऑब्वियस सी बात है, अब क्वेश्चन कहेगा कि बिल्डिंग को पे किया गया, बेच दिया गया है, ये बिल्डिंग से रियलाइज्ड किया गया, और रियलाइजेशन में अब तुम्हें आइदर बुक वैल्यू पे रियलाइज हो सकता है, आइदर मोर देन बुक वैल्यू पे रियलाइज हो सकता है। यहाँ पे एक लॉजिक याद रखोगा, अगर पेमेंट के टाइम पे अगर नीचे में एडजस्टमेंट्स में ऑप्शंस दिए हुए हैं कि एसेट्स कितने पे रियलाइज्ड हुआ है और कोई अमाउंट नहीं लिखा गया है, तो जनरल केस ये कहता है कि फिर एसेट्स के रियलाइजेशन को हम जीरो मानेंगे। लेकिन अगर कोई क्वेश्चंस में कहा जाता है कि ऐसे लायबिलिटी पेमेंट नहीं किया गया है, लायबिलिटी का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया है कि वो कितने में पे किया गया, तो लायबिलिटी शुड बी पे ऑफ इन द फुल। अब यहाँ पे एक बात और याद रखिएगा कि एसेट्स रियलाइज्ड ज़्यादा भी हो सकता है और कम में भी हो सकता है। तो अब मान के चलो क्वेश्चन ने कहा कि बिल्डिंग वर्थ कितने का था, यहाँ पे हमारे पास 3 लाख रुपीज़ का, रियलाइज रुपीज़ 50,000 ओनली। तो अब एंट्री मन में क्या आएगा कि हम एंट्री करें बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट, नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बिल्डिंग अब खत्म हो चुका है रियलाइजेशन में जाकर। अभी हमें जो एंट्री आना होगा, कैश आ रहा है तो कैश को या बैंक को डेबिट करें। क्यों? क्योंकि कैश और बैंक के लेजर को ट्रांसफर नहीं किया। ध्यान रखिएगा, ट्रांसफर करने के बाद अब जो भी जर्नल एंट्री होगी वो उन्हीं आइटम्स के साथ होगी जो आइटम्स ट्रांसफर नहीं हुए हैं। तो क्या, कैश और बैंक ऑन डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो अब जब इस एंट्री को कभी देखोगे तो ये समझ नहीं आएगा कि क्या हुआ, तो इसीलिए ब्रैकेट में लोग लिख दिया करते हैं क्या, बिल्डिंग, कि बिल्डिंग से पैसा आया है। कभी यहाँ लिख देते, कभी यहाँ, कभी नरेशन में लिख देते, आपकी मर्जी जहाँ लिखो, बस ध्यान क्योंकि हमें लेजर बनाना होता है रियलाइजेशन अकाउंट का। तो हम रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में फर्स्ट पार्ट तो कंप्लीट हो गया ट्रांसफर का, और आसानी के लिए मैं तुमको एक ट्रिक समझा दे रहा हूँ। अब जितने एसेट्स को बेचना है वो सब यहाँ पे वही बाई कैश या बाई बैंक से लिखाते चला, ब्रैकेट में एसेट्स का नाम लिखते चले जाना, इतने में वो बिकेंगे, वो सब यहाँ आ जाएंगे। जो लायबिलिटीज होगी वो पे होगी, लायबिलिटी पे होगी। मान लो क्रेडिटर को आपने 3 लाख का, कितने का क्रेडिटर था हमारे पास, 2 लाख का, क्रेडिटर को कहा, उसने कहा हम 1 लाख में पे कर दिए हैं, तो हम 1 लाख के डिफरेंस को अभी प्रॉफिट नहीं मानेंगे। हम जो एंट्री करेंगे क्रेडिटर के पेमेंट करने का, वो एंट्री ये भी नहीं करेंगे कि हम करेंगे क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, नहीं, हम करेंगे अभी भी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। तो अब यहाँ पे आ जाएगा बाई कैश, यहाँ पे क्या होगा, ये क्रेडिटर को पेड। तो पहला स्टेज क्या हुआ, एसेट्स को ट्रांसफर कर दिया, लायबिलिटी को ट्रांसफर कर दिया, अदर देन सम स्पेसिफाइड जो हमने डिस्कस कर लिया है। अब उसके बाद एसेट्स को बेच के पैसा आ गया, लायबिलिटी को पे कर दिया। लायबिलिटी को पे करने में भी ध्यान रखना होगा, पहले गवर्नमेंट्स ड्यूज होंगे वो पे करेंगे, थर्ड पार्टी ड्यूज है वो पे कर देंगे, पार्टनर्स लोन नहीं पे करेंगे हम अभी। तो अब इन सब को करने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना होगा, बैलेंस कर देना होगा। कभी कभी क्वेश्चंस में क्या आता है कि रियलाइजेशन के खर्च होते हैं। फॉर एग्जांपल बिल्डिंग, ये बिल्डिंग को बेचना है,
तो उसका खर्च होगा, लायबिलिटीज़ को पे करना होगा उसका खर्च होगा। तो डिसोल्यूशन के अपने कोई एक्सपेंडिचर्स होते हैं, तो डिसोल्यूशन एक्सपेंडिचर के लिए फर्म के पास ऑप्शंस हैं कि कभी कभी क्या होता है, फर्म ये कहेगी कि डिसोल्यूशन का खर्च फर्म बियर करेगी, और कभी कभी होता है कि डिसोल्यूशन का खर्च वो पार्टनर बियर कर देता है। कभी कभी डिसोल्यूशन का खर्च फर्म देती है और पेड पार्टनर करता है। आपको उतने टेक्निकलिटीज में जाने की जरूरत नहीं, आप सिंपल से समझो कि अगर रिलायेशन का खर्च फर्म पे कर रही है तो ये खर्च फर्म का है, तो हम अब रिलायेशन एक्सपेंसेस नहीं लिख सकते क्योंकि हमें कोई नया लेजर नहीं खोलना है। तो अगर फर्म कर रही है तो हम क्या करेंगे, वही रिलायेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन में है बीइंग रिलायेशन एक्सपेंसेस पेड, इसमें टेक्निकल होता है 50,000 रुपया था, पेड हुआ 20,000 रुपया, पार्टनर ने 30,000 रुपया ले लिया था। इस तरह से आप अगर एडजस्टमेंट्स देखोगे तो आसानी से आप उसको समझ सकते हो। बस अभी ये ध्यान रखना है कि एंट्री करने टाइम पे अब कोई नया लेजर की एंट्री नहीं करना है। तो अगर फर्म ने पे कर रहा था, फर्म पे कर रहा था रिलायेशन टू कैश, डेबिट साइड में आपको क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा टू कैश जो रिलायेशन का खर्च है। कभी कभी कहेगा रिलायेशन एक्सपेंसेस इज पेड बाय द पार्टनर्स, तो अब यहाँ पे क्या होगा, एंट्री करेंगे रिलायेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू, जो पार्टनर पे किया होगा उसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और रिलायेशन के डेबिट में आ जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रिलायेशन के एक्सपेंस पे करने, कभी कभी एक और सवाल आता है कि कोई अमाउंट कोई एसेट्स जो है वो पार्टनर ले लेगा, तो अब क्या एंट्री करेंगे, मान लो क्वेश्चन में लिखा है बिल्डिंग इज टेकन बाय द पार्टनर ए, तो बिल्डिंग पार्टनर ए टेक कर ले रहा है, तो एंट्री फिर हमें यहाँ पे ध्यान रखना, हम बिल्डिंग नहीं लिख सकते क्योंकि बिल्डिंग हमने ट्रांसफर कर दिया है। तो हम क्या करेंगे, पार्टनर्स ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिलायेशन अकाउंट, और फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए के कैपिटल अकाउंट को यहाँ पे लिख देंगे। उसी तरह से कभी क्वेश्चन कहेगा कि लायबिलिटी है, इसमें मान लो एक क्रेडिटर है, क्रेडिटर के बारे में क्वेश्चन है, क्रेडिटर इज सपोज टू बी टेकन बाय पेड बाय पार्टनर बी, तो अब क्रेडिटर को पार्टनर बी पे करेगा, तो हम एंट्री क्या करेंगे, रिलायेशन में आपके पास पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को बढ़ाना होगा, तो रिलायेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्रेडिटर का नाम भी नहीं आएगा इस एंट्री में। तो इस तरह से आपको समझना होगा कि जो भी एंट्री करना होगा उनको इन 4 और 5 चीज़ों से ही इफेक्ट करना होगा। कभी कभी रिलायेशन का खर्च जो है वो कौन पे करता है, पार्टनर पे करने को करेगा, तो फिर हम एंट्री वही करेंगे, रिलायेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। इन एंट्रियों को अगर गौर से सुनोगे तो ये समझ आता है कि जहां जहां पे कोई काम पार्टनर पे कर दे रहा फर्म के बिहाफ में, उससे उसका कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, तो हम वहां पे कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दे रहे हैं। जहां जहां पे वो फर्म से कोई चीज ले रहा है उसके कैपिटल को हम डेबिट कर देंगे। तो बस ये 2 लाइन ध्यान में रखिएगा, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे और या कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, और उसके अपोजिट साइड में हम रिलायेशन अकाउंट को पुट कर देंगे। इस तरह से रिलायेशन अकाउंट में बाकी डेटा के आने के बाद अब टाइम आएगा कि रिलायेशन अकाउंट को आप बैलेंस कीजिएगा, और जब आप रिलायेशन अकाउंट को बैलेंस कीजिएगा तो आप भी ऑब्वियस ही बात जान रहे हैं, अकाउंट्स के स्टूडेंट हो, तो रिलायेशन अकाउंट को बैलेंस करने के टाइम पे या तो डेबिट साइड बड़ा होगा या क्रेडिट साइड बड़ा होगा। तो अगर आपका डेबिट साइड बड़ा, फॉर एग्जांपल आपने रिलायेशन को बनाया और ये जो साइड है आपका ये डेबिट साइड है, ये साइड आपका क्रेडिट साइड, अगर डेबिट साइड मोर है, क्रेडिट साइड क्या हुआ, इसका मतलब लेस हुआ, तो ऑब्वियस ही बात है, कॉमर्स का स्टूडेंट जानता है कि डेबिट तब होता है जब लॉस है, तो डेबिट बड़ा है क्रेडिट छोटा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लॉस, इसका मतलब किधर लिखेंगे, इधर लिखेंगे लॉस ऑन रियलाइजेशन। और अगर मान के चलो उल्टा है, अगर आपके पास क्रेडिट मोर है और डेबिट लेस है, तो अब क्या होगा, प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन हो जाएगा। वो किधर लिखा जाएगा, वो इधर लिखा जाएगा प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। अब सवाल उठेगा प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन और लॉस ऑन रियलाइजेशन की जर्नल एंट्री क्या करेंगे। यहाँ बच्चों फिर वही बात दिमाग में आएगी, आपको कोई नया लेजर नहीं इनपुट करना। बहुत जगहों पे गलती करते हैं लोग, प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कर देते हैं, आपको वहाँ पे भी रियलाइजेशन अकाउंट के साथ ही एंट्री करनी होगी। आप जब लॉस होगा तो क्या होगा, लॉस से फर्म के पार्टनर्स का कैपिटल घटेगा, और बस यही कंसेप्ट रखना है कि जिस चीज़ से पार्टनर का कैपिटल घटता है उस टाइम पे हम डेबिट करेंगे, जिससे पार्टनर का कैपिटल बढ़ सकता हो उससे क्रेडिट करेंगे। लॉस से पार्टनर कैपिटल घटेगा तो हम क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अगर वही प्रॉफिट होगा रियलाइजेशन में तो प्रॉफिट से क्या होगा, पार्टनर कैपिटल बढ़ेगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स
कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे एक बात ये भी ध्यान रखिएगा कि कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट को हम पहले ही मर्ज कर चुके होंगे, हम उसको, या फिर आप बाद में मर्ज करो, लेकिन दोनों को मर्ज कर देना होगा, अलग अलग एंट्री हम नहीं करेंगे हम। तो पार्टनर्स किस रेशियो में होगा, यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना होगा, ये रेशियो वही होगा जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा। इस तरह से क्या होगा, आपका रिलायशन अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा। इन शॉर्ट याद रखो, अभी तक हमने क्या किया, हमने बैलेंस शीट के सारे आइटम्स को ट्रांसफर कर दिया है किसमें, रिलायशन अकाउंट में, अदर देन कैश एंड बैंक, बैंक ओवरड्राफ्ट, पार्टनर्स लोन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस, और जो आपके पास अदर चीज़ें होंगी, रिजर्व की टाइप की चीज़ें होंगी, उनके अलावा हमने ट्रांसफ़र कर दिया। तो अब रिलायशन अकाउंट बंद होने के बाद आपके पास देखो क्या क्या बचा होगा। आपके पास एसेट्स तो सब खत्म हो चुके, आपके पास बचा है पार्टनर्स लोन, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल, ये बचा है बैंक ओवरड्राफ्ट, ये बचा बैंक लोन को हम प्रोवाइड कर देंगे, ओवरड्राफ्ट को हम बचा कर रखते हैं, बहुत से राइटर्स का कहना ओवरड्राफ्ट को रखिए, लोन को, तो लोन को हम थर्ड पार्टी में के ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद बचा होगा कैश ऑब्लिक बैंक, और बचा होगा आपके पास रिजर्व एंड लॉस, इस तरह से कुछ बचे होंगे। अब हमारे बैलेंस शीट के 5-6 आइटम्स ये बचे, इनको भी हमें ख़त्म करना, हमारे पास कोई लेजर नहीं बचा होना चाहिए। और इन सब के साथ एक लेजर क्या था, हमारे पास रियलाइजेशन था, जिसने बाकी लेजर एसेट्स एंड लायबिलिटी को ख़त्म कर दिया। अब वक्त आ चुका था कि रिलायशन अकाउंट को तो हमने बंद कर लिया, रिलायशन अकाउंट का जो इम्पैक्ट था वो कहाँ चला गया, रिलायशन का इम्पैक्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट दोनों एक्यूमुलेटेड है, तो इसके इम्पैक्ट को तो हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ख़त्म कर दिया। अब हम सीक्वेंस में ख़त्म करेंगे, अब हम पे करेंगे किसको, पार्टनर्स को, लोन को। कभी कभी क्वेश्चन क्या है कि बीज लोन इज सपोज टू बी इनकलकेट विद क्लब्ड विद बीज कैपिटल अकाउंट, तो अगर ऐसा कुछ कहता है तो हम क्या करेंगे, बी के कैपिटल को, बी के लोन को खत्म कर देंगे, बीज लोन अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट करके बी के लोन को ट्रांसफर कर देंगे। ध्यान रखिएगा रिलायशन के बंद होने के बाद अब जो भी जर्नल एंट्री कीजिएगा उनमें सिर्फ इन चीज़ों की एंट्री होगी, रिलायशन की भी एंट्री नहीं कर सकते हम, क्योंकि रिलायशन का प्रॉफिट एंड लॉस बनाकर हमने ख़त्म कर दिया है। तो अब बी के लोन को ट्रांसफर कर दिया। कभी कभी बीच में एक बात याद आई, कभी कभी वो कहेगा स्पाउस लोन इज टेकन बाय द पार्टनर, तो हम उनके स्पाउस लोन को रिलायशन के ट्रांसफर करेंगे ही और उसको पार्टनर्स कैपिटल से पे करा देंगे हम, और पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ा देंगे। तो इस तरह से पार्टनर्स के लोन को अगर मान लो कैश में पे करना है तो हमें क्या करना होगा, बीज लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश जा रहा है तो क्रेडिट होगा, बेसिक अकाउंटिंग रूल्स है। तो ये के बाद हमने इस लोन के अकाउंट को भी कंप्लीट कर दिया है, ये भी ख़त्म हो चुका है। एंड अब आपके पास बचा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट, कैश और बैंक अकाउंट, रिजर्व। इस रिजर्व एंड सरप्लस को आप क्या कीजिएगा, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिएगा। तो इस तरह से आप देखते चले जाए, एक एक करके हम लेजर्स को ख़त्म करते चले जा रहे हैं। पार्टनर्स लोन अकाउंट भी ख़त्म हो गया, कहाँ, कैश से पेमेंट होने के बाद या कैपिटल में ट्रांसफ़र होने के बाद। रिजर्व एंड सरप्लस भी या लॉस भी ट्रांसफ़र हो गया, किस में, आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। उसके बाद आपको ये भी ध्यान रखना है, जो रिलायशन का आपका रिलायशन अकाउंट भी बंद हो चुका है, किस में, पार्टनर्स अकाउंट कैपिटल अकाउंट में जाकर। अब आपके पास सिर्फ 3 बचे हैं, एक ये और एक ये। बैंक ओवरड्राफ्ट को आपको ट्रांसफर कर देना है कैश और बैंक के लेजर में। जब कैश और बैंक के लेजर में बैंक ओवरड्राफ्ट को आप खत्म कर दीजिएगा तो ऑब्वियस ही बात है, बैंक का डेबिट बैलेंस था कैश और बैंक का, तो इसका क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा। इन केस में कैश में, बैंक में आपके पास क्रेडिट बैलेंस था, तो आपको इसको खत्म कर देना है। तो अब ये भी आपका कहाँ जाकर खत्म हो गया, ये खत्म हो गया किसमें, बैंक अकाउंट में। अब बचे आपके पास सिर्फ 2, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मैं बार बार बता रहा हूँ, इट ऑल्सो इंक्लूड्स द करेंट अकाउंट, एंड सेकेंड वन इज द कैश अकाउंट। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बनाइएगा और पार्टनर्स कैपिटल, यहाँ पे ध्यान रखोगे, पार्टनर्स कैपिटल, मैं इसको रब कर रहा हूँ। अब 2 चीज़ें हमारे पास बची हैं, हमारे पास बचा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा बचा हमारे पास कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। अब देखोगे यहाँ पे ध्यान देखना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मान के चलो आप बना रहे हो, ए बी और सी 3 पार्टनर थे,
यहाँ भी ए बी और सी तीन पार्टनर थे आपके पास, ए बी और सी, ये भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आप बना रहे। जनरल केस में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर टू बैलेंस बीडी और सीडी जाता है, क्योंकि ये डिसोल्यूशन है और अब हमारे पास सिर्फ दो लेजर्स बचे हैं, कौन सा, कैश और एक कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस जो भी होगा, किसी पार्टनर का अगर डेबिट ज्यादा होगा, क्रेडिट कम होगा, वो पैसा लेकर आएगा, किसी पार्टनर का क्रेडिट ज़्यादा होगा, डेबिट कम होगा, तो वो पैसा लेकर आ जाएगा। तो जो भी बैलेंसिंग फिगर चाहे जिस साइड भी हो, किसी मान लो इसका डेबिट साइड था, इसका क्रेडिट साइड, जिस साइड भी जिसका बैलेंस होगा, अब ये बैलेंसिंग फिगर जो है बच्चों वो जाएगा किस में, वो आएगा कैश ऑब्लिक बैंक। अब हम लेकर चलेंगे, कैश अकाउंट ही बना रहे हैं तो थ्रू कैश अकाउंट। यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है लोगों को कि वो बैलेंस बीडी और सीडी करते नहीं। अब जो कैपिटल अकाउंट बंद होगा वो कैश अकाउंट से बंद होगा। इट मींस इसका भी बैलेंस कहाँ खत्म हो गया, जाके आपके पास कैश अकाउंट। अब यहाँ पे एक चीज फिर समझने में होगा कि अब सर सब तो बंद हो चुका, अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बचा है कैश अकाउंट। और अब कैश अकाउंट अगर हम बनाएं तो इसको, इसका बैलेंस कहाँ ट्रांसफर करेंगे बच्चों, ऑटोमेटिकली। ये बात कल भी बताया था कि डिसोल्यूशन में यही एक चीज है कि जब सब कुछ बंद हो गया, इसका क्या मतलब है, कोई बैलेंस नहीं बचा होगा, तो ऑटोमेटिकली कैश अकाउंट जब आप बनाओगे तो ये साइड और ये साइड बच्चों ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ व्हाट, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ बैलेंसिंग ऑफ द कैश अकाउंट। कैश और बैंक अकाउंट को बैलेंस नहीं अगर कैश और बैंक अकाउंट बैलेंस नहीं होता तो इसका मतलब आपने रिलायशन के क्वेश्चंस में कहीं गलत कर रखा है। तो इस तरह से रिलायशन अकाउंट में कैश अकाउंट आपका इक्वल हो जाएगा, ये ऑटोमेटिकली इक्वल होगा, और इस तरह से फर्म के सारे लेजर्स बंद हो चुके, फर्म डिसॉल्व हो चुका। तो इस तरह से आपको सीक्वेंस भी याद रखना होगा। इस चीज़ के लिए मैं 1 मिनट में नटसेल में आपको फिर से समझा दे रहा हूँ। अकाउंटिंग क्या है, सबसे पहला काम आपको करना है, रिलायशन अकाउंट बनाना है। सब एसेट्स को ट्रांसफ़र करने के बाद, जो 6 एसेट्स बताए मैंने उनको नहीं ट्रांसफ़र करने का है एसेट्स और लायबिलिटी को, उसके बाद आपके पास बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और तीसरा बनाना है कैश और बैंक अकाउंट। ये सब ऑटोमेटिकली एक दूसरे में खत्म हो जाएंगे और अल्टीमेटली में कैश और बैंक अकाउंट आपका जीरो बैलेंस शो करेगा, और इस तरह से प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन कंप्लीट हो चुका होगा। आपको जो थ्योरेटिकल पार्ट डिस्कस किया, पहले किसको पे करना है, वो पे करने टाइम का ध्यान रिलायशन में रखना है कि रिलायशन में अगर मान के चलो दे रखा है पेमेंट का ऑप्शन कि हमने बैंक को इतना पे करना, गवर्नमेंट को इतना पे करना है, तो ये सब जो रिलायशन अकाउंट बनाएगा उसमें पे करने में वो सीक्वेंस का ध्यान रखना होगा। और अगर नहीं हो रहा है, मान के चलो क्वेश्चन कर रहा है पे करने के बाद रिलायशन में कोई पैसा नहीं बच रहा है, तो रिलायशन का लॉस बढ़ता चला जाएगा। हम लॉस को, पेमेंट लायबिलिटी को बिना पीए किए नहीं छोड़ सकते, तो हम लॉस और रिलायशन को बढ़ाते चले जाएंगे, और वो लॉस कहाँ चला जाएगा आपके पास, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब बंद होगा तो अगर उनका लॉस ज़्यादा होगा कैपिटल से तो वो लेकर आएंगे। लेकर आने में भी क्या ध्यान देना होगा, उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी से लेकर आएंगे। और पर्सनल प्रॉपर्टी में अगर अमाउंट ज़्यादा रखा है, पर्सनल डेट्स भी है, तो पहले पर्सनल प्रॉपर्टी से पर्सनल डेट्स पे करेंगे, और तब आके हम चलेंगे आपके पास पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को भी बंद कर देंगे, और फिर कैश और बैंक अकाउंट अपने आप हो जाता है। इस तरह से आपका फर्म जो है वो डिसॉल्व हो गया, मतलब कि खत्म हो गया, अब उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं बचा हुआ है। होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक। जय हिंद, थैंक यू।